हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं जापान के नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। पिछली क्लास में हमने जापान के संविधान की विशेषताओं की बात करी थी। अब हम ऐसा चैप्टर ले रहे हैं जिसका जापान में जिसके लिए प्रख्यात माना जाता है वो है इसके नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य। अधिकारों की हम चर्चा करें उससे पहले हम जो भी इन अधिकारों में एक समान कुछ लक्षण हैं जिनको हम मौलिक अधिकार की विशेषताएं कह रहे हैं, और जो जापान के संविधान में अधिकारों को लेकर कुछ कॉमन चीज़ है उसको लेकर कहा गया है। पहली विशेषता है विस्तृत एवं व्यापक। कि जापान का संविधान की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरा एक अध्याय, और उस अध्याय में लगभग 31 अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों की चर्चा करते हैं। 10 से 40 तक अनुच्छेद में विभिन्न स्वतंत्रताओं का, अधिकारों का जिक्र किया गया है। और कुल अगर हम देखें संविधान तो 103 अनुच्छेद हैं। तो किस तरीके से विस्तृत अगर अपन देखें तो 103 अनुच्छेद में से 31 अनुच्छेद उन्होंने अधिकारों के लिए हैं। उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अधिकारों को कितना महत्वपूर्ण माना है। और व्यापकता की बात करें तो हम देखते हैं कि जापान में एक और तो पश्चिमी देशों का उदारवादी नज़र आता है, जिसमें हम उदारवादी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और वहीं दूसरी ओर इसमें समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है, जहां समाजवादी अधिकार के रूप में कार्य करने का, काम को प्राप्त करने का अधिकार, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो ये दोनों चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि जापान का जो संविधान है वो नागरिकों की उसने बहुत ही विस्तृत और व्यापक उसमें वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है कि संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की संवैधानिक स्थिति है। संवैधानिक स्थिति मतलब संविधान में इन दोनों का वर्णन किया गया है। जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 10 से 40 में ज़्यादातर में अधिकारों का वर्णन है, और 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जहां नागरिकों के कर्तव्य भी उल्लेखित हैं। तीसरी विशेषता है उदार भावनाओं की अभिव्यक्ति। अगर हम देखें जापान का इतिहास देखें तो यहाँ सर्वसत्तावादी शासन रहा है, लेकिन वर्तमान संविधान में सर्वसत्तावादी जो शासन प्रक्रिया थी उसको त्याग कर जन संप्रभुता के पूरी मान्यता देते हुए, जनता के नागरिकों को महत्वपूर्ण मानते हुए अनुच्छेद 97 में ये स्पष्ट करते है कि नागरिकों के अधिकारों को सर्वदा बनाए रखा जाएगा। चौथी विशेषता है संवैधानिक उपचारों का अभाव। जैसे भारत में हम कहते हैं कि भारत के नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकारों में एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम भारत में अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि यदि कि नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जापान के संविधान में ऐसा किसी विशेष अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद 81 में न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है, जिससे कि न्यायालय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित रख सकती है। अगली विशेषता है नागरिकों का उत्तरदायित्व। यानी कि नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ नागरिकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कभी भी अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वे सार्वजनिक कल्याण के लिए ही अपने अधिकारों को प्रयोग करेंगे। और लास्ट है इसमें कि जो अधिकार हैं उसका एक अखंड और शाश्वत रूप है, अर्थात अधिकार 1947 में बने संविधान में तो दिए गए हैं ही, लेकिन उसके अलावा अगर अपन देखें कि कभी भविष्य में क्या उन पर कोई खतरा मंडरा सकता है, क्या कोई शासन सरकार उन अधिकारों का हनन कर सकती है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 11 और 97 में ये प्रावधान किया गया है कि भविष्य में आने वाली यानी कि भावी पीढ़ियों को भी उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये हो गई नागरिकों के अधिकारों की मूल विशेषताएं। अब हम ले रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार। यानी कि संविधान में जो
अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उसकी चर्चा यहाँ हम बारी बारी से प्रत्येक अधिकार की हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान दें बच्चों, इस स्लाइड में हमने दो तरह का इसमें रखा है, पार्टीशन किया है। एक में हमने अधिकारों का नाम लिखा है और दूसरी तरफ मैंने प्रमुख जो अनुच्छेद हैं जिनकी चर्चा करना मैं सोचती हूँ कि बहुत आवश्यक है एक विद्यार्थी के लिए, तो उस टेबल में मैंने प्रमुख अधिकारों की बात करी है। लेकिन आप टेबल से दोनों का मिलान मत करिएगा, एक तरफ केवल हेडिंग है और दूसरी तरफ कुछ प्रमुख अधिकार हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो अब हम ले रहे हैं नागरिकों के विभिन्न अधिकार। सबसे पहला अधिकार की हम बात करें तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी नागरिक के अधिकार का, जीवन का, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि विभिन्न जितने भी मनुष्य हैं उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर जाति, लिंग या धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। तीसरा है सार्वजनिक पदाधिकारियों के चयन एवं पदच्युति का अधिकार, यानी कि नागरिकों को यह अधिकार देता है संविधान कि यदि सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो वो उसको हटा भी सकते हैं। और साथ ही जैसा हमने देखा है कि जापान के प्रधानमंत्री को डाइट चुनती है और डाइट को, वहाँ डाइट के जो प्रतिनिधि हैं उनको जनता चुनती है। तो इस नाते नागरिकों को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को चुनने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है याचिका प्रस्तुत करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। याचिका प्रस्तुत करना मतलब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना, और यदि किसी की भी संपत्ति का राज्य या सरकार द्वारा कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी संपत्ति का हनन किया जाता है, तो उसको सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अगला अधिकार है दासता से मुक्ति का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती दास नहीं बनाया जा सकता। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि बौद्ध धर्म वहाँ पर है लेकिन उसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का यदि पालन करना चाहता है तो कोई उसका उस अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक अपनी बात को कह सकता है, भाषण दे सकता है, संगठित हो सकता है, उसको उसकी अभिव्यक्ति किसी भी परिस्थिति में छीनी नहीं जाती। निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, जापान के नागरिकों को पूरे जापान में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार निवास या व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। पारिवारिक अधिकार, यानी कि परिवार रखने का अधिकार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार परिवार का दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यानी कि प्रत्येक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक सामान्य शिक्षा प्राप्त होने का उनके पास अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, अपनी आवश्यकता अनुसार संपत्ति, अपनी योग्यता अनुसार संपत्ति रखने का भी मौलिक अधिकार जापान का संविधान अपने नागरिकों को देता है। नेक्स्ट, संगठित होने, सौदा करने एवं सामूहिक कार्रवाई करने का अधिकार, यानी कि जापान की जनता किसी भी स्थिति में यदि संगठित होती है, किसी प्रकार का सौदा कोई व्यक्ति करना चाहता है और इस संदर्भ में उन्हें कहीं सामूहिक कार्रवाई करनी है, तो इस सब का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। और लास्ट है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, जिसमें कार्य और विश्राम का अधिकार भी है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार यानी कि हर परिस्थिति में उनकी समाज में उनकी सुरक्षा हो, किसी प्रकार का उनके साथ शोषण न हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और कार्य और विश्राम का अधिकार यानी कि कार्य करने और कार्य के साथ साथ विश्राम करने का भी अधिकार नागरिकों को है। तो ये हो गए विभिन्न प्रकार के अधिकार। अब हम ले रहे हैं विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे लिखा है हमने अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या करता है, तो व्यक्ति को उसकी जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 13 द्वारा दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके जीवन को नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 31 से 40 और अनुच्छेद 16 व 17 में जीवन की सुरक्षा संबंधित अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 31 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के अतिरिक्त
अन्य किसी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ के किसी को भी ले जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसको दंडित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 32, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार है। उसे न्यायालय से उसके न्यायालय के पास जाने से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जिसमें लिखा है किसी व्यक्ति को नाले से, ये न्यायालय है, ये मिस टाइप हो चुका है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर व्यक्तियों में भिन्नता नहीं की जा सकती। हमने अभी ऊपर समानता में बात कही थी। अनुच्छेद 18, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 27, बच्चों का शोषण जापान में भी नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा बच्चों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 22, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निवास और व्यवसाय के चयन की पूरी स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26, सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हुआ नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है नागरिकों के कर्तव्य। जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको कि नागरिकों के अधिकार के साथ साथ कुछ ऐसे कर्तव्य भी उन्होंने अपने संविधान में जोड़ दिए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे अनुच्छेद 12, 26, 27 और 30 यानी कि 4 अनुच्छेद में 4 प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन जापान के संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 12 में नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने अधिकारों को गलत कार्य के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो केवल जनहित में, सार्वजनिक कल्याण में ही अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कर्तव्य है अनुच्छेद 26 के अनुसार कि सभी नागरिक अपने अधीन, अपने संरक्षण में जो भी पुत्र या पुत्री, लड़का या लड़की, यानी कि न केवल एक पेरेंट के रूप में बल्कि अभिभावक के रूप में भी जो भी उसके संरक्षण में बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से एक बेसिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। तीसरा कर्तव्य है अनुच्छेद 27, जिसमें व्यक्ति का कर्तव्य है काम करना, कि उसका अधिकार भले ही काम को प्राप्त करना है, लेकिन एक व्यक्ति, एक नागरिक के रूप में उसको काम करना भी है, ये उसका दायित्व है। और लास्ट है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह करों का भुगतान करे। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, इसको कर यानी टैक्सेस। अनुच्छेद 30 के अनुसार जापान के नागरिकों को अपने करों को चुकाना भी उनके लिए अनिवार्य है। आज के लिए यही टॉपिक बस इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।